नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। लोकसभा निर्वाचन में लोकसभावार समीक्षा की कड़ी में आज हम लोग किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। दूसरे चरण के मतदान में जिन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में किया जाना है उसमें हम लोगों ने जैसा आपसे वादा किया था शेष चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी की समीक्षा और विवेचना की जा चुकी है और दूसरे चरण के मतदान में ये अंतिम कड़ी है किशनगंज। किशनगंज के बारे में थोड़ी सी सूचना हम लोग एकत्र कर लेते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार में एकमात्र ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां मुस्लिम की आबादी 50% से ज़्यादा है, यानी ये मुस्लिम बहुल इलाका है। चाणक्य, यद्यपि आप सब लोग को पता है कि 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ है। सेंसस के कानून के अनुसार हर 10 वर्ष पर जनगणना होनी होती है, तो 2001 के बाद 11 में हुआ, 21 में होना था, कोविड के बाद नहीं हुआ, उसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जो उपलब्ध आंकड़े हैं, एक चाणक्य वेबसाइट के अनुसार 65% आबादी है। लेकिन अभी जो गणना हुई है, अगर उसको कंपाइल करके और देखें तो ये आबादी लगभग 67-68% है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बॉर्डरिंग इलाका में बसा हुआ है और यहाँ से सिलीगुड़ी, जिसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं, वो एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पर बसा हुआ ही है। मुस्लिम की आबादी बहुत अधिक रहने के कारण अगर आप इस लोकसभा के में जो लोग जीते हैं उसके बारे में जानिएगा तो आप यूँ समझें कि 1957 से अब लेकर अभी तक सिर्फ एक बार एक गैर मुस्लिम लखनलाल कपूर ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से एक बार एमपी हुए थे। लखनलाल कपूर मूल रूप से पटना के रहने वाले थे। उनका परिवार आज भी यहाँ निवास करता है। लेकिन उसके बाद से निरंतर इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतते रहे हैं। कुछ प्रमुख नाम अगर आप जानना चाहें तो एक बार सुप्रसिद्ध लेखक एमजे अकबर ने यहाँ से जीत हासिल की थी। यहाँ से एक बार सैयद शहाबुद्दीन साहब ने भी, सैयद शहाबुद्दीन वो शहाबुद्दीन सिवान वाले नहीं, उनका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन था। ये सैयद शहाबुद्दीन बाबरी एक्शन कमेटी के ये चेयरपर्सन थे और ये रिटायर्ड आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे। तो ये बड़े वोकल थे उस ज़माने में, मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा था। हालांकि एक बार इनको फिर से जब टिकट दिया गया तो ये नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ही नहीं आए, तो किसी तरीके से फिर एमजे अकबर साहब को उतारा गया। तो ये 2-3 प्रमुख नाम है। उसके बाद लालू जी के शासन में आने के बाद से सीमांचल के गांधी भी कुछ लोग बोलते हैं, तस्लीमुद्दीन साहब का इस इलाके में ज़बरदस्त पकड़ हो गया और वे आप यूँ समझें कि जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल से 96, 98, 2004 एक बार ये स्टेट मिनिस्टर भी बने थे होम के। हालांकि इनकी कुछ छवि भी बड़ी आपराधिक छवि की भी रही, जिसके कारण एक बहुत बवाल मचा और फाइनली इनको कैबिनेट से इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद से फिर वो उसमें और लोग जीतना शुरू किए। कांग्रेस 2014 में एकमात्र सीट जो यहाँ से 19 में जीत पाई थी वो असारुल हक साहब थे, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुए उसमें डॉक्टर मोहम्मद जावेद वो उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। इसलिए आप यूँ कह सकते हैं कि टेक्निकली कांग्रेस का सिटिंग कैंडिडेट वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो 2024 के चुनाव में प्रमुख उम्मीदवार हैं उसमें मोहम्मद जावेद इंडियन नेशनल कांग्रेस से, जदयू से मुजाहिद आलम और आरजेडी में एक ज़माने में
एक बहुत ही मुखर एमएलए हुआ करते थे, बाद में उन्होंने एमआईएम ज्वाइन कर लिया, अख्तरुल ईमान। तो वो एमआईएम से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर इस लोकसभा में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमनौर और बायसी, जिसमें अमनौर और बायसी पूर्णिया में पड़ता है और अमनौर से ही वो जीते हैं। हालांकि यहाँ से एमआईएम के कैंडिडेट एमएलए में चुनाव जीते थे, वे फिर फाइनली 3 उसमें चले गए, आरजेडी में मर्ज कर गए। तो अभी ये 16 एमएलए एमआईएम के हैं जो लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये बेसिक जानकारी है, आबादी के बारे में मैंने बताया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि आप अन्य लोगों की भी आबादी के बारे में जानना चाहें, हालांकि ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है, जैसा मैंने बताया आबादी के आंकड़े हमेशा ऑथेंटिक होते हैं सेंसस के। तो बाकी जगहों पर कुछ वेबसाइट्स ने भी और कुछ जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर अगर आप बात करें तो लगभग 2% की आबादी यहाँ पर यादवों की है और 2% की आबादी यहाँ मंडल की है। लेकिन अंततोगत्वा यहाँ पर जो आबादी है वो मुस्लिम की सबसे ज़्यादा है, ये एक निर्विवाद सत्य है। ये कुछ बेसिक जानकारी रही। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इस बार जो चुनाव है यह चुनाव त्रिकोणीय होने की संभावना है। हालांकि कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि नहीं, त्रिकोणीय नहीं, इस बार जो जदयू के कैंडिडेट हैं मुजाहिद आलम साहब, वो कहीं फ्रे में है ही नहीं, कहीं टक्कर में है ही नहीं, कॉन्टेस्ट में नहीं है। तो अगर एक बड़े वर्ग, जिन लोगों से हमने बात की, उस बात को, या कुछ अखबारों में भी इस बात को लेकर के लेख छपा है जिसके अनुसार यहाँ पर बाईपोलर कॉन्टेस्ट होना है एमआईएम और कांग्रेस से। आप सब लोग इसको स्वाभाविक रूप से इसलिए भी समझें कि चूँकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और परंपरागत रूप से मुस्लिम आबादी एनडीए को वोट नहीं देती है, तो ये मानने का पर्याप्त आधार है कि जदयू को इस सीट पर कोई कॉन्टेस्ट कर पाएगा, इसकी थोड़ी संभावना क्षीण है। वैसे चुनाव में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो इस राइडर के साथ हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाईपोलर कॉन्टेस्ट है। तीनों कैंडिडेट के एफिडेविट्स भी हैं। बेसिक चीज़ यही समझ लेना है, ये तीनों कैंडिडेट लोकल ही हैं, कोई बाहरी कैंडिडेट नहीं हैं। डॉक्टर जावेद जो कैंडिडेट हैं यहाँ कांग्रेस के, ये पेशे से चिकित्सक रहे हैं। इन्होंने, मोहम्मद जावेद, इन्होंने अपनी पढ़ाई, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और संपत्ति के मामले में, धन के मामले में भी ये संपन्न व्यक्ति हैं। गैर कृषि से या अन्य चीज़ों से भी इनकी संपत्ति अच्छी खासी है। कोई केसेज इनके खिलाफ कन्विक्शन वगैरह जीरो है। मोटे तौर पर इनकी छवि ठीक ठाक रही है, साफ छवि रही है। अख्तरुल ईमान साहब बड़े प्रखर वक्ता हैं और राजद के समय में जब ये विधायक थे, मुझको लगता है कि 2 बार से ज़्यादा ही विधायक रहे हैं, लंबा राजनीतिक कैरियर है, अब बड़े प्रखर वक्ता रहे हैं और अपनी बात को बड़े प्रमुखता से और बहुत ही प्रखरता से बुलंद आवाज़ में ये विधानसभा में खास करके उस इलाके की बात और उसमें भी मुस्लिम आबादी की बात को ये बहुत मजबूती से उठाते रहे। यही कारण था कि जब एमआईएम के ओवैसी साहब बिहार के सीमांचल में उन्होंने जब प्रवेश किया और उनको लगा कि चूँकि मुस्लिम की आबादी वहाँ अच्छी खासी है, इसी दृष्टिकोण से उन्होंने प्रवेश किया सीमांचल के इलाकों में, तो ये प्रदेश के अध्यक्ष भी बने और निरंतरता से ये अपनी बात उठाते रहे हैं। इनके प्रयास के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सेंटर भी वहाँ पर खुला। किशनगंज पर कैपिटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता है। गरीबी बेतहाशा है, पिछड़ा हुआ इलाका है। यद्यपि यहाँ पर चाय के कुछ बागान हैं जिसके कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई है और विगत 1-1.5 दशक में यहाँ पर सड़कों की स्थिति ठीक हुई है। NH 4 लेन 6 लेन बना है,
तो वो जब पास करता है और फिर सिलीगुड़ी से इसकी नज़दीकी बागडोगरा एयरपोर्ट होना, वहाँ से थोड़ा पास पड़ता है, लोग प्रेफर करते हैं उधर के लोग अगर बाहर जाना हो तो वो एयरवेज़ के लिए वो बागडोगरा जाना पसंद करते हैं। हालांकि अब दरभंगा में एयरपोर्ट फंक्शनल हो गया है। मोटे तौर पर वहाँ जो चुनाव के इश्यूज़ हैं वो कोई बहुत प्रमुख इशू दोनों में नहीं है, सिवाय इसके कि वहाँ पर मुस्लिम आबादी के ध्रुवीकरण के लिए ओवैसी साहब की भी सभा हुई है, और जैसे उनकी सभा रहती है उन्होंने बहुत प्रमुखता से मुस्लिम के पिछड़ेपन की बात उठाई है, और लगातार सभी राष्ट्रीय पार्टी जिसमें कांग्रेस भी है, उसके बाद फिर यहाँ की पार्टी आरजेडी है और एनडीए के तो खिलाफ है ये, तो उन्होंने बहुत प्रमुखता से उनके भाषण में उन्होंने 2-3 बातों का प्रमुखता से हवाला दिया। पहला कि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने मुस्लिम आबादी को बेवकूफ़ बनाया है, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, शिक्षा से महरूम रहे हैं लोग, और उन्हीं के अनुसार इनके वोट को लेकर के इनको ठगा गया है। तो ये मेन प्लैंक उनका यही है। कांग्रेस इस बात को लेकर के बैंक कर रही है कि एनडीए के खिलाफ, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी हम हैं और प्रमुखता से हम ही लड़ रहे हैं, इसलिए इनको ये उम्मीद है कि इनको वोट मिलेगा। जदयू बीजेपी को वहाँ कहने के लिए कोई खास नहीं है, सिवाय इसके कि अगर उस वोट को पोलराइज किया जाए, इसलिए वहाँ कोई बहुत एग्रेसिव कैंपेन जदयू के रूप में जदयू से नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी से नहीं हो रहा है, क्योंकि जदयू को ये डर है कि कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन हुआ तो फिर ये रेस से और बाहर हो जाएंगे। इसलिए जदयू अपने उस पुराने प्लान को दोहरा रहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किए, रोड बनवाए, पुल पुलिया बनवाए, लड़कियों के शिक्षा में बहुत हम लोगों ने काम किया, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया है, मुस्लिम आबादी के बच्चियों को, मदरसों को हमने स्ट्रेंथन किया है, कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम की। एक ज़माने में कब्रिस्तानों की घेराबंदी एक प्रमुख मुद्दा हुआ करता था, तो कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने की है, और लोन हमने बहुत बांटे हैं, और अभी हम जो जिन परिवारों को हम लोग 2 लाख रुपया देने की घोषणा की है उसमें भी हम लोग बहुत मदद कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर चुनाव का जो मुद्दा है वह वहाँ पर पोलराइजेशन पर ही टिका हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसा राष्ट्रीय स्तर पर एक सहमति बनती दिख रही है कि जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर्स हैं, उन लोगों की समझ ये बन रही है कि अगर हम लोग क्षेत्रीय पार्टी को या अन्य पार्टियों को वोट देते हैं तो हमारे वोट में बिखराव होता है, जिसके कारण एनडीए खास करके बीजेपी का विक्ट्री हो जाता है। तो अगर ऐसी और इसका कारण मैंने बताया कि पूर्णिया से जो विड्रॉल हुआ कैंडिडेट का, वह एक प्रमुख इंडिकेटर है कि वहाँ पर शायद इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि मुस्लिम का वोट बैंक का बिखराव नहीं हो। तो अगर किशनगंज के वोटर्स, मुस्लिम मतदाता, इस को ध्यान में रख कर के वोट करते हैं कि हमारा वोट बिखरना नहीं चाहिए, तब वे शायद इस बार फिर से कांग्रेस को इन मास वोटिंग करें। लेकिन यदि अख्तरुल ईमान का अपना इमेज, उनकी अपनी प्रखरता, और एमआईएम जिस तरीके से वहाँ पर सीमांचल में मुसलमानों के आवाज़ बनने का प्रयास कर रही, या वो दिखाने का प्रयास कर रही कि हम आवाज़ हैं, तो उस ओर अगर ध्यान गया तो संभवतः अख्तरुल ईमान को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि वहाँ जदयू के कैंडिडेट बहुत कमज़ोर हैं इस दृष्टिकोण से। इसलिए हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में भी इस बात को कहा गया है कि वहाँ पर यही दोनों यानी एमआईएम और कांग्रेस के बीच बाईपोलर वोट होता हुआ दिख रहा है, और जदयू को कोई खास एज वहाँ पर नहीं है। बहरहाल चुनाव में अभी जो 2-3 दिन बचे हुए हैं और अब 26 तारीख को चुनाव होना है, तो अब बिल्कुल नज़दीक आ गया। 48 घंटे पहले चुनाव का प्रचार भी बंद हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रोहिबिटरी आवर्स बोलते हैं। तो अब उस पीरियड में वहाँ क्या नैरेटिव सेट होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि पोलराइज्ड हुआ कांग्रेस की तरफ तो कांग्रेस को एज मिलता दिखेगा, लेकिन अगर वहाँ पर वोटर्स ने
यह डिसाइड किया है कि एमआईएम को देंगे तो ठीक है। अगर मुस्लिम आबादी में, मुस्लिम वोटर्स में स्प्लिट हो गया और अगर लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम लोग बिहार में विकास देखना चाहते हैं और जो दावा कर रही है एनडीए कि हम लोग इन चीज़ों को ठीक करेंगे और जो काम नीतीश कुमार गिना रहे हैं उसको अगर किया तो शायद ये त्रिकोणीय संघर्ष भी हो सकता है। बहरहाल हम लोगों को 26 तारीख को इंतज़ार करना है। पोल के बाद फिर हम लोग इन सभी सीटों पर समीक्षा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।